हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दरिंदगी और प्यार का सफ़र। आपने अभी तक पिछली वीडियो में सुना कि बाबा राधिका को फुटपाथ से अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं। कुछ दिन बाद एक औरत अपने साथ उसे ले जाती है। आखिर कौन थी वह औरत और बाबा ने उसे क्यों भेज दिया, यह जानने के लिए अब आगे सुनिए। वो महिला राधिका को एक जगह ले जाती है जहाँ पर बहुत सारी छोटी बच्चियों से लेकर वृद्ध महिलाएं रहती हैं और सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहती हैं। दरअसल वो महिला मिसेस खुराना थी, जो कि एक नारी उत्थान समिति की अध्यक्ष थी। समिति के सदस्यों द्वारा बनाए गए इस महिला आश्रम में हर उम्र की महिलाएं जो समाज द्वारा उत्पीड़ित की गई थीं, यहाँ रहा करती थी। यह आश्रम उनका घर था। इस आश्रम में चिकित्सा से लेकर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध थीं। स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, साथ ही हर छोटे बड़े कार्यों के लिए किसी पर आश्रित न रहने के लिए प्रशिक्षक भी मौजूद थे। यहाँ पर बहुत सी महिलाएं नौकरी पेशा वाली थीं, तो कई महिला आश्रम की देखरेख करती थीं। यहाँ पर रह रही सारी महिलाएं खुश और संतुष्ट थीं। जब राधिका यहाँ पहुंची तब सबसे पहले उसे साफ कर नए कपड़े दिए गए, फिर उसकी पूरी चिकित्सीय जांच की गई, जहां उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। साथ ही मानसिक तनाव से ग्रस्त भी बताया गया। चिकित्सकों ने उसके लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित माहौल में रहने की सलाह दी। चिकित्सीय परामर्श, स्वस्थ माहौल, देखभाल और संतुलित एवं पौष्टिक भोजन के कारण राधिका शारीरिक तौर पर जल्द ही ठीक हो गई, पर मानसिक तौर पर ठीक होने में अब भी वक्त था। दिन बीते और धीरे धीरे राधिका अपनी तकलीफ से उबरकर एक नई जिंदगी में रमने लगी। अब उसके चेहरे पर मुस्कान ने घर कर लिया था। मिसेस खुराना ने अपने प्रयास से बेहद खुश थी। एक महिला ही दूसरी महिला के दर्द को समझ सकती है, क्योंकि वो खुद एक महिला है। इसलिए दूसरी महिला को होने वाली हर तकलीफ को बहुत अच्छी तरह समझ सकती हैं। इसलिए दूसरी महिलाओं के दुख में भागीदार बने, तभी समाज और देश का उत्थान संभव है। एक दिन मिसेस खुराना राधिका से उसकी पिछली जिंदगी के बारे में जानने के लिए उसके पास आई। पहले तो राधिका घबराई, फिर ममतामयी हाथों के स्पर्श जो उसने अपने सिर पर महसूस किया, उससे वो भाव विभोर हो गई और आंखों में पानी लिए अपने आश्रम में आने तक की सारी कहानी बता दी। इस पर मिसेस खुराना पहले तो थोड़ी चुप रही, फिर राधिका से पूछा, क्या तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहोगी? इस बात से राधिका मिसेस खुराना को एकटक देखती रही और फिर सोचने लगी, मैं सच में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ? मैंने तो इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। मिसेस खुराना के दोबारा पूछने पर राधिका उनके हाथ को अपने दोनों हाथ से पकड़कर उनके हाथ पर अपना माथा टेक आंखों में चमक और आंसू लिए वो सिर्फ हाँ ही कह पाई। मिसेस खुराना मुस्कुराई और उसे आशीष देकर वहां से चली गईं। कुछ दिनों बाद राधिका का एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया और वो सब पीछे छोड़कर पूरे मन से अपनी पढ़ाई में लग जाती है। पहले स्नातक फिर स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। 5 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। आज राधिका का परीक्षा परिणाम आया। पूरे जिले में टॉप किया उसने। आज तो मिसेस खुराना मारे खुशी के फूल ही नहीं समा रही थी। सारे आश्रम में मिठाई बंटवाई उन्होंने। आज तो उत्सव का माहौल था आश्रम में। सारी बच्चियां और हम उम्र लड़कियां सब राधिका के आगे पीछे घूम रही थी। आश्रम की सारी बुजुर्ग महिलाएं अपना आशीष देते न थक रही थीं। राधिका की आंखों में खुशी के आंसू थे। आखिर उसने अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई जो पूरी कर ली थी। राधिका आश्रम की छोटी बच्चियों को पढ़ाती थी, पर मन में एक अच्छी नौकरी की चाह थी। एक दिन अखबार में एक विज्ञापन आया कि शहर की सबसे बड़ी कंपनी में एचआर की नौकरी निकली है। इस नौकरी के लिए जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए थी वो राधिका की पढ़ाई के साथ बिल्कुल ठीक बैठती थी। तो राधिका ने इसके बारे में मिसेस खुराना को बताया और उनकी अनुमति ले इंटरव्यू की तैयारी में लग गई। तय दिन तय समय पर राधिका कंपनी के ऑफिस पहुंची। वहां की भीड़ देखकर राधिका दंग रह गई कि आखिर एक नौकरी के लिए इतने सारे लोग आए हैं। यह हमारे देश की एक सच्चाई है कि यहाँ एक व्यक्ति की नौकरी से पूरे परिवार को पाला जाता है। जितनी नौकरियाँ नहीं हैं, उससे ज़्यादा उन्हें लेने वाले लोग हैं। यही कारण है कि हमारा देश विकसित देश नहीं बन पा रहा और लोगों को अच्छी नौकरी और अच्छे भविष्य के लिए दूसरे देश जाना पड़ता है।
इतनी भीड़ में राधिका परेशान तो हुई, पर उसने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। वो चुपचाप जाकर एक बेंच पर बैठ गई। तभी पास बैठे एक लड़के की आवाज़ उसके कानों तक पहुंची, जो कि अपने दोस्त से कह रहा था, मैंने तो पूरी तैयारी कर ली है। मुझसे ही अंकल ने कहा है कि वो यहाँ मेरी नौकरी पक्की करवा देंगे। मुझे तो बस इंटरव्यू अटेंड करना है, बाकी सारा काम वो ही कर देंगे। उन लड़कों की तरफ से ध्यान हटाकर राधिका दूसरी ओर देखने लगी। तभी एक लड़की, जो कि अपने एक रिश्तेदार के साथ इंटरव्यू के लिए आई थी, वो आपस में बातें कर रही थीं। अरे कंपनी के मालिक मिस्टर राजपूत पापा को जानते हैं, मेरी नौकरी तो पक्की है। ऐसे न जाने कितने ही लोगों की कितनी सारी बातें सुनकर राधिका सोच में पड़ गई। क्या किसी के काबिलियत की कोई कद्र नहीं है? क्या बिना किसी जान पहचान के एक नौकरी तक पाना इतना मुश्किल है? पर क्यों? इन्हीं ख्यालों में डूबी राधिका अपने ख्यालों से तब निकली जब अपने नाम का अनाउंसमेंट हुआ, जो इंटरव्यू के लिए पुकारा जा रहा था। पूरे आत्मविश्वास के साथ राधिका इंटरव्यू देने जाती है और सारे सवालों का उत्कृष्ट उत्तर देकर सारे जूरी मेंबर्स का दिल जीत लिया। कुछ देर बाहर रुकने का कहकर राधिका को केबिन से बाहर जाने को कहा जाता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद राधिका को दोबारा केबिन में बुलाकर उसके हाथों में एक पेपर देते हुए एक जूरी मेंबर कहता है, मिस राधिका, ये आपका कॉल लेटर है, आप नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन कर सकती हैं। ऑल द बेस्ट मिस राधिका। राधिका मुस्कुराकर उन्हें आभार देती हुई वहां से चली जाती है। सबसे पहले वो एक मिठाई की दुकान पर जाती है, वहां से मिठाई के 2 पैकेट तैयार करवाती है और सीधे बाबा के घर पहुंच जाती है। उनके पैरों के पास बैठकर कहती है, बाबा मेरी जिंदगी में तुम मसीहा बनकर आए। पापा का घर छोड़ते वक्त मुझे नहीं मालूम था कि कोई पिता सा हाथ मेरे सिर पर रखेगा और मेरी जिंदगी को नया मोड़ देकर मेरी जिंदगी संवार देगा। बाबा बोले, बेटी मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, मैं तो बस एक आम इंसान हूँ जिसकी अपनी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। वो दूसरों की जिंदगी कैसे संवार सकता है? पर बेटी तुझे देखकर लगता है कि तूने अपने आप को बहुत काबिल बना लिया है। राधिका कहने लगी, तुम्हारे बिना ना होता ये सब बाबा। देखो मुझे आज नौकरी मिल गई है, सब तुम्हारे आशीर्वाद से है बाबा। आंखों में आंसू और मन में खुशी और उत्साह लिए कहती है। बाबा आशीर्वाद देते हुए बोले, मेरी बच्ची तू हमेशा खुश रहे। राधिका बाबा के पास कुछ चीजें मिठाई रखकर आश्रम चली जाती है। आश्रम पहुंचकर सबसे पहले मिसेस खुराना के पास आती है और उन्हें आभार व्यक्त करती है। मिसेस खुराना उसे ढेरों आशीर्वाद देती है और कहती है, राधिका खूब तरक्की करो बेटा, कभी अपनी पुरानी जिंदगी को अपनी आने वाली जिंदगी के आड़े मत आने देना। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, पर तुम हमेशा खुद की और दूसरों की जिंदगी रोशन करते रहना। भगवान तुम्हें हिम्मत और ताकत दे। राधिका काम पर जाना शुरू कर देती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए राधिका अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार और वक्त की पाबंद रहती है। वो अपने काम को पूरी सटीकता और समय रहते पूरा कर लेती है। उसकी कार्यकुशलता से कॉलीग्स और बड़े अधिकारी भी बेहद प्रभावित होते हैं। काम करते हुए 6 महीने बीत जाते हैं। एक शाम राधिका को काम थोड़ा ज़्यादा रहता है। ऊपर से बारिश जो सुबह से हो रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुंबई की बारिश से तो हर कोई वाकिफ है। वैसे तो राधिका का ऑफिस टाइम पर शाम 6 बजे तक ही है, पर आज ज़्यादा काम होने की वजह से रात के 9 बज गए। अपने टेबल समेटकर वो ऑफिस से बाहर निकलती है। बारिश की वजह से कोई टैक्सी या ऑटो भी नहीं मिल रहा था। राधिका पर्स में से छाता निकालकर इंतजार करने लगती है कि कोई टैक्सी या ऑटो मिल जाए। इंतजार करते हुए उसकी नज़र कुछ लोगों की तरफ जाती है जो सड़क के उस पार होते हैं और उसे ही घूरे जा रहे हैं। राधिका को कुछ अटपटा लगता है और वो उन पर से नज़र हटाकर टैक्सी की राह देखने लगती है, पर न चाहते हुए भी उसकी नज़र उन लोगों की तरफ चली जाती है जो उसे देखते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। राधिका घबरा जाती है और आगे बढ़कर टैक्सी ढूंढने के लिए वहां से निकल जाती है। वो चलती रहती है कि उसे लगता है कि 4-5 कदमों की आवाज़ उसका पीछा कर रही है। वो घबरा जाती है और अपनी चाल बढ़ा देती है, पर ये क्या, उन कदमों की आवाज़ उसकी ही चाल जितने पीछे आती है। वो लगभग भागते हुए चलने लगती है और वो कदमों की आवाज़ भी उसी तेजी से उसके पास आने लगी और साथ ही एक मर्दाना आवाज़
भी आती है। अरे पकड़ो यार इसको, आज इस बरसाती शाम को रंगीन बनाते हैं। ये आवाज़ सुनकर राधिका काटो तो खून नहीं वाली स्थिति में आ जाती है और यकायक उसकी जिंदगी की वो काली शाम उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है। राधिका पसीने पसीने हो जाती है और वहां से भागने लगती है। डर और घबराहट के कारण उसके हाथ से पर्स और छाता भी छूट गया है। अब वो कदमों की ओर वो मर्दाना आवाज काफी पास आने लगती है। अरे पकड़ो जल्दी इसे यार, ना जाने पाए। राधिका घबराहट के कारण कांपने लगती है। डर उस पर हावी होने लगता है। वो भागती ही जाती है कि तभी वो एक इंसान काया से टकराती है और उसी समय बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिरती है। जब राधिका की आंखें खुलती हैं तो राधिका खुद को किसी महल के कमरे जैसे एक बड़े से खूबसूरत कमरे में पाती है। बहुत खूबसूरत तरीके से सजे इस कमरे में एक बड़ा सा बेड होता है, पर मखमल से भी मुलायम गद्दे और उन गद्दों पर सफेद चादर बिछी होती है। उस बेड पर राधिका लेटी हुई। आश्रम में तो छोटी सी चौकी जिस पर एक पतला गद्दा होता है और ओढ़ने के लिए बस एक दोहर मिलती है, पर यहाँ तो राधिका को उस मुलायम गद्दे से भी मुलायम कंबल ओढ़े रहती है। उसकी कुछ समझ नहीं आता कि बीती रात उसके साथ क्या हुआ और वो कहाँ है कि तभी कमरे में एक अधेड़ उम्र की महिला प्रवेश करती है। कपड़ों से लगता है कि वो किसी यूनिफॉर्म में है और उसके हाथ में चाय की एक ट्रे होती है, जो कि राधिका के पास आकर कहती है, अब कैसी तबीयत है आपकी मैडम? मगर राधिका तो जैसे कहीं गुम है। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। वो महिला उसके माथे पर हाथ लगाकर राहत की सांस लेती हुई कहती है, चलो शुक्र है कि बुखार उतर गया है। कल रात आपको बहुत तेज बुखार था, 103 डिग्री। राधिका आश्चर्य से बोली, आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आई? महिला चाय बनाते हुए बोली, मैडम मैं यहाँ की सर्वेंट इंचार्ज हूँ। नीतू नाम है मेरा। कल बहुत बारिश हो रही थी और आप शायद घर जा रही थीं। कुछ गुंडे आपका पीछा कर रहे थे। उनसे बचते हुए आप हमारे सर से टकराई और बेहोश हो गईं। वो गुंडे तो सर को देखकर ही भाग गए, पर आपको ऐसे में छोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए सर आपको यहाँ ले आए। आप बुरी तरह से भीग चुकी थीं, इसलिए सर ने मुझे बुलाकर आपको चेंज कराने को कहा। चेंज कराते वक्त मेरा हाथ आपके माथे पर गया तो आपको बहुत तेज बुखार था। मैंने तुरंत सर को ये बात बताई तो उन्होंने फटाफट डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने बताया कि घबराहट और बारिश में भीग जाने की वजह से आपको बुखार लगा है। फिर डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि सुबह तक आपको होश आ जाएगा। और देखिए आपको होश आ गया। और चाय का कप राधिका की तरफ बढ़ा देती है। राधिका चाय ले लेती है। नीतू बोली, चलिए आप फ्रेश हो जाइए, जब तक मैं नाश्ता लगा देती हूँ। राधिका बोली, अरे नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप फालतू में परेशान हो जाएंगी। नीतू हंसते हुए बोली, अरे इसमें परेशानी कैसी, मेरा तो काम ही यही है। और वैसे भी सर ने कहा है कि आपका अच्छे से ख्याल रखा जाए। तो नहीं वही कुछ नहीं, आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ। राधिका मुस्कुरा देती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है और नीतू उसका नाश्ता तैयार करने लग जाती है। राधिका फ्रेश होकर चेंज करके आती है तो नीतू नाश्ता रखते हुए कहती है, आप जा रही हैं? राधिका बोली, हाँ आंटी, नाउ आई एम फीलिंग बेटर। नीतू बोली, आप सच में ठीक है ना? अगर कोई परेशानी हो रही है तो आप ड्राइवर के साथ चली जाइए। राधिका कहने लगी, अरे कोई परेशानी नहीं है, मैं ऑटो से चली जाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नीतू बोली, पक्का? राधिका बोली, हाँ पक्का। नीतू ने बोला, ठीक है आप नाश्ता कर लीजिए। राधिका नाश्ता करने लगती है। नाश्ते के बाद राधिका बोली, थैंक यू आंटी, आपने मेरा बहुत ध्यान रखा। थैंक यू सो मच। नीतू कहने लगी, थैंक यू कैसा बेटी? अगर सर आपको यहाँ ना लाए होते तो मैं आपकी कैसे देखभाल करती? सर सच में फरिश्ते ही हैं। राधिका बोली, क्या मैं आपके सर से मिल सकती हूँ? मुझे उन्हें थैंक्स कहना है। नीतू बोली, सॉरी मैडम, वो तो आपके उठने से पहले ही ऑफिस निकल गए। राधिका बोली, ओह अच्छा आंटी, आप अपने सर को मेरी तरफ से थैंक यू कह दीजिएगा। उन्होंने मेरी जान बचाई है और मैं उनका यह एहसान नहीं भूल सकती। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। और राधिका वहाँ से चली जाती है। राधिका के जाते ही नीतू के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और कुछ सवाल लिए वो एक कमरे में जाती है। नीतू बोली, सर वो मैडम चली गई, पर सर एक बात समझ में नहीं आई, आप तो घर पर हैं, फिर आपने अपने बारे में उनसे झूठ कहने को क्यों कहा? सर ने कहा
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझे जाने, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसे खुद से नफरत हो जाएगी कि उसने आखिर सुशील से मदद क्यों ली। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। नीतू के जाते ही सुशील पुरानी यादों में खो जाता है। 6 साल पहले राधिका के साथ गलत करने के बाद भी सुशील अपने अकड़ में ही रहता है। उसका यही मानना है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ राधिका की गलती है, इसलिए उसे राधिका के आंसुओं का जिम्मेदार वो राधिका को ही मानता है। पर वो नहीं जानता कि उसकी ये सोच जल्दी ही बदल जाएगी। वो भी इस तरह की सोच के साथ साथ उसकी जिंदगी भी बदल जाएगी। विशाल, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ, उसने फिर एक गंदी चाल चली और सुशील को नीचा दिखाने के लिए। और इस बार शिकार बनी सुहानी, सुशील की जान, उसकी छोटी बहन, जिसके लिए सुशील कुछ भी करने को तैयार रहता है। एक शाम सुहानी अपनी कोचिंग क्लास से निकलकर ड्राइवर का वेट कर रही थी। वैसे तो ड्राइवर क्लास खत्म होने के पहले ही आ जाता है, मगर उस दिन गाड़ी खराब हो जाने के कारण ड्राइवर समय से नहीं पहुंच पाया। कोचिंग सेंटर से कुछ दूरी पर एक चाय की टपरी पर विशाल सिगरेट के कश लगा रहा था। उसने सुहानी को अकेला देखा तो उसे सुशील से बदला लेने का मौका नजर आया। उसने फट से अपनी जेब से फोन निकाला और अपने दोस्त रंजीत को कॉल किया। विशाल बोला, रंजीत सुन, आज घर पर इंतजाम कर ले, आज सुशील को सबक सिखाने का दिन है, उसकी बहन को ला रहा हूँ, समझ गया ना? रंजीत, हाँ भाई समझ गया। फिर दोनों बैंग हंसी हंस पड़े। विशाल बोला, अच्छा सुन, प्रदीप को भी बोल देना, और फोन रखकर अपना चेहरा ढककर और अपनी बाइक वहीं छोड़कर वो सुहानी के पास आता है। विशाल बोला, हाय सुहानी। सुहानी बोली, तुम? विशाल बोला, हाँ, किसी का वेट कर रही हो? सुहानी ने कहा, हाँ, वो ड्राइवर का वेट कर रही हूँ। विशाल बोला, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? सुहानी ने कहा, गाड़ी खराब हो गई है, वो बस आता होगा। विशाल ने कहा, यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सुहानी बोली, नहीं, मैं चली जाऊंगी, थैंक्स। विशाल कहने लगा, अरे कब तक रुकोगी? देखो रात हो रही है, ऐसे में तुम्हारा अकेला रुकना ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, ट्रस्ट मी। सुहानी उसकी बातों में आ जाती है और विशाल पर भरोसा करके सबसे बड़ी गलती कर देती है। विशाल चलते हुए रास्ता बदल देता है। सुहानी, अरे यहाँ से क्यों जा रहे हो? विशाल बोला, ये शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाओगी। फिर विशाल रंजीत के घर के सामने अपनी बाइक रोकता है। सुहानी बोली, अरे अब यहाँ क्यों रुक गए? विशाल ने कहा, ये मेरे दोस्त का घर है, मुझे थोड़ा सा काम है उससे, फिर हम घर चलते हैं, तुम भी अंदर चलो। सुहानी ने कहा, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। विशाल बोला, अरे चलो ना प्लीज। सुहानी विशाल के साथ अंदर चली जाती है। वो जैसे ही अंदर पहुंचती है वैसे ही प्रदीप दरवाजा बंद कर देता है। सुहानी गुस्से और घबराहट में बोली, ये क्या बदतमीजी है? विशाल ने कहा, मैंने कहा था ना तुमसे, इतनी रात में अकेले रुकना ठीक नहीं, बस उसी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ तुमको। सुहानी बोली, अभी के अभी दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। उसी वक्त रंजीत उसका फोन छीन लेता है। विशाल बोला, डोंट वरी यार, तुम हमको धमकी दोगी, ये नहीं करना चाहिए तुम्हें। सुहानी के पास आकर विशाल बोला, तेरा भाई खुद को समझता क्या है? उसने कॉलेज में जब मेरा कॉलर पकड़ा था तभी से साले से बदला लेना चाहता था। वो राधिका भी किसी काम की नहीं निकली, पर अब तू तो काम की है, कितना अच्छा लगेगा सुनकर, सुशील राजपूत की बहन का रेप, साले की अकड़ तब उतरेगी। सुहानी घबराए हुए बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? विशाल बोला, नो डार्लिंग, सॉरी नहीं, हम ऐसा ही करेंगे। एक शैतानी हंसी हंसते हुए तीनों उस पर टूट पड़ते हैं। वो रोती रही, खुद को छोड़ देने की भीख मांगती रही, पर वो तीनों हैवान ने उसकी एक न सुनी और साथ में उसे मारते भी रहे। उन तीनों की हैवानियत वो बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश हो गई। फिर तीनों ने मिलकर अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाए और सुहानी को उसी हालत में सुहानी के कोचिंग सेंटर के रास्ते पर फेंक आए। उधर सुशील के घर पर सब परेशान होकर सुहानी को ढूंढने लगते हैं। सुशील उसके कोचिंग की तरफ ढूंढने निकलता है। सब जगह ढूंढने पर भी सुहानी का कुछ पता नहीं चलता कि तभी सड़क किनारे उसे कुछ जाना पहचाना दिखता है। जब पास जाकर देखता है, वो सुहानी को ऐसी हालत में देखकर चौंक जाता है। फटाफट वो सुहानी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और घर पर कॉल करके सबको हॉस्पिटल बुलाता है। सारे लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं। सुहानी का इलाज चलता रहता है। सबको सुहानी के मिलने के बारे में बताता है। तभी डॉक्टर बाहर आती है और बताती है, मिस्टर राजपूत, उनका रेप किया गया है।
ये सुनकर सारे लोगों पर पहाड़ टूट पड़ता है। सुशील गुस्से में आग बबूला होकर वो भागकर सुहानी के पास जाता है। सुहानी अब भी बेहोश थी। सुशील उसका हाथ पकड़कर रोने लगता है और पूरी रात उसके पास ही बैठा रहता है। सुबह होते ही सुहानी को होश आने लगता है। होश आने पर जब वो सुशील को देखती है तो रो पड़ती है और उसके साथ क्या हुआ सब सुशील को बता देती है। ये सुनकर सुशील के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और वो उसी वक्त अपनी कार ड्राइव करके कॉलेज पहुंच जाता है। विशाल जो कि कैंटीन में दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था, सुशील आते ही विशाल के मुंह पर एक जोर का घूंसा जड़ देता है और उसकी कॉलर पकड़कर बोलता है, क्यों किया मेरी बहन के साथ ऐसा? विशाल अनजान बनते हुए कहने लगा, मैंने क्या किया है? सुशील बोला, अनजान बनने की कोशिश ना कर, तू भी अच्छे तरीके से जानता है कि तूने क्या किया है। विशाल बोला, अरे जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे कैसे पता रहेगा? सुशील बोला, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विशाल बैंक देते हुए कहता है, तू तो ऐसे बोल रहा जैसे उसका रेप हुआ हो। सुशील बोला, कमीने मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। विशाल, तू कितना चिल्ला रहा है? जैसे तू है वैसे तेरी बहन भी होगी ना। जैसा तूने राधिका के साथ किया वैसा ही तेरी बहन भी किसी के साथ करना चाह रही होगी और उसने मना कर दिया तो ये ड्रामा कर रही है। सुशील विशाल को जोर से उसकी कॉलर को पकड़कर झकझोरते हुए गुस्से में चिल्लाते बोला, ये जुबान को लगाम दे। विशाल मासूम बनते हुए कहने लगा, यार तू हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? अच्छा चल, अगर तू कह रहा है तो तू प्रूफ ढूंढ के ला। प्रॉमिस करता हूँ अगर एक भी सबूत मेरे खिलाफ मिल गया तो मैं खुद पुलिस के आगे सरेंडर कर दूंगा। उसकी बात सुनकर सुशील उसे छोड़कर जाने लगता है। विशाल बोला, जब मैंने कुछ किया होगा तब तो तुझे सबूत मिलेंगे। सुशील उसे एक नज़र पीछे मुड़कर देखता है और फिर वापस अपनी कार की तरफ चल देता है और यहाँ विशाल अपनी बैंक मुस्कान लिए उसे जाते देखता है और मन में सोचता है, सबूत तो तुझे कभी नहीं मिलने वाले सुशील। इधर सुहानी सुशील से कहती है कि वो उन तीनों के खिलाफ केस करेगी। सुशील और उसके घर वाले सुहानी की बात का समर्थन करते हुए उसका साथ देते हैं। केस दर्ज होता है, बात कोर्ट तक पहुंच जाती है और कार्रवाई शुरू हो जाती है। सुहानी अपने ऊपर हुए अत्याचार की बात कोर्ट में बताती है, पर किसी भी तरीके के सबूत या गवाह न होने के कारण अदिति केस हार जाती है और उन तीनों गुनाहगारों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। सुहानी को केस हार जाने से बहुत आघात होता है और वो घर पहुंचकर अपने कमरे में जाती है और सारी चीज़ें फेंक फेंक कर जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। उसकी हालत देखकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। सुशील सुहानी के पास आकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है। सुशील बोलने लगा, चुप हो जा मेरी बहन, तेरा दुख मैं समझ सकता हूँ। सुहानी सुशील की बात सुनकर उसका हाथ झटक कर उसे दूर ढकेल देती है और कहती है, आप मेरा दुख समझेंगे भैया, मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसके लिए आप भी कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। जो खुद एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर चुका है वो मेरा दर्द क्या समझेगा? आपने उसका दर्द समझा था? हमेशा आपने खुद को सही और उसको गलत समझते रहे। उस बेचारी की क्या गलती थी? सिर्फ इतनी ना कि उसने आपकी गलत बात का विरोध किया। सिर्फ इसलिए आपने उसके साथ हैवानियत कर दी। वही तो उन लोगों ने मेरे साथ किया जो आज आपको मेरा दुख समझ आ रहा है। आप भी वही हैवान हैं, उनमें और आप में कोई अंतर नहीं है। भैया, आप मेरी तकलीफ कम करना चाहते हैं तो चले जाइए यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। गेट लॉस्ट। सुशील सुहानी की बात सुनकर स्तब्ध रह जाता है और उसके कदम अपने आप कमरे के बाहर चल पड़ते हैं। अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर देता है और बिल्कुल मूर्ति सा जड़ जाता है। उसके दिल और दिमाग में अदिति की बातें चलती रहती हैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और चेहरे के भाव शून्य हो चुके हैं। आज जैसे सुशील को सुहानी ने आईना दिखा दिया था, जहां अपने आप को देखकर केवल पछता रहा था। खुद को कमरे में समेटकर वो रात भर रोता रहा और कब उसकी नींद लगी पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो ऐसा लगा कि कई लोग उसके कमरे के बाहर चहलकदमी कर रहे हैं। कमरे के बाहर आकर देखा तो काफी लोगों की चहल पहल थी। इतने लोग फिर भी अजीब सा सन्नाटा पसरा था। दिल घबरा रहा था कि पता नहीं क्या हुआ होगा। सुहानी के कमरे के पास आकर सारी चहल पहल रुक गई थी
और भीड़ में तब्दील हो गई थी। 2-4 पुलिस कांस्टेबल भी वहां मौजूद थे। भीड़ को चीरते हुए सुशील सुहानी के कमरे में प्रवेश करता है और अंदर का दृश्य देखकर वो चौंक कर रह जाता है। खुद पर नियंत्रण नहीं रहता उसका। लड़खड़ाते कदमों से वो पीछे की दीवार से टकराकर नीचे जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि सुहानी की लाश पंखे पर लटक रही थी। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है जिस पर लिखा था, मैं सुसाइड नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये मेरा मर्डर है जो विशाल, रंजीत और प्रदीप ने किया है। उन तीनों ने मेरा रेप किया और सड़क पर फेंक दिया। उन तीनों ने मेरा रेप करके मेरी आत्मा को तो पहले ही मार दिया और आज केस जीतकर उन्होंने मेरी हत्या की है। उस सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच के लिए भेजा गया और सुहानी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने सुहानी के कमरे को सील कर दिया और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग वहां जांच करने लगे। घर में सारे लोग सुहानी के जाने का विलाप कर रहे थे और सुशील तो जैसे तैसे पत्थर बन गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो उसे महसूस ही नहीं हो रहे थे। सुहानी की बात है, उसका चेहरा सब सुशील की आंखों के सामने घूम रहा था। शाम को नंदा सुहानी की आया जो उसका बचपन से पालन कर रही थी और उसे अपनी बेटी ही समझती थी। सुशील के कमरे में आई और सुशील को एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहती है, सुशील बाबा, सुहानी बेबी ने ये लिफाफा मुझे देते हुए कहा था कि जब माहौल थोड़ा शांत हो तब मैं ये आपको दे दूं। उस वक्त तो मैं समझ नहीं पाई थी कि वो क्या कह रही हैं, पर अब समझ में आ गया है, इसलिए ये लिफाफा मैं आपको देने आई हूँ। आखिर क्या है उस लिफाफे में?